साथ फंडामेंटल एनालिस्ट और एक मार्केट के धुरंधर जानकार मिस्टर ज्योतिवर्धन जयपुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे जरा करते हैं बातचीत और समझते हैं कि 2022 के अंदर हमने क्या सीखा, 2023 के अंदर क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर हमारी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आप समय दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। सर, 2022 के अंदर जो हमारी लर्निंग्स हैं, खासकर वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की, एक ज़बरदस्त तेज़ी बैंकिंग स्टॉक्स में देखने की, कुछ स्टार्टअप वाली कंपनीज को अलग तरीके से मार्केट ने ट्रीटमेंट दिया, वो भी हमारे लिए एक बड़ा लेसन था। कुछ एक लेसन्स को हम रिपीट करेंगे 2023 में, और जो हमारी 22 की लर्निंग्स है उसमें 23 में हमारे क्या काम आ सकता है। हाँ, तो देखिए, तीन चार लेसन्स थे जो है ना, हरदम याद आ जाते हैं जब भी मार्केट में। एक तो वैल्यूएशंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मार्केट में। तो यदि अपने देखे तो लास्ट 21 2020 और 21 में अच्छी तेजी देखने को मिली, वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए थे। तो उस हिसाब से अपने देखे तो 2022 में एक तरह से कंसोलिडेशन जोन रहा है मार्केट का, है ना। ऊपर नीचे हुआ पर एंड में 4-5% ऊपर है पूरा 2022 में। दूसरा है कि यदि अपने सेक्टर में देखें तो वहां भी जो काफी महंगे हो गए थे शेयर, 2008 से लेके 2020 तक चल रहे थे, काफी कंज्यूमर कंपनीज थे जो महंगे हो गए थे। पिछले साल अपने ये सब नए टेक वाले कंपनी देखे थे, जो प्लेटफॉर्म कंपनीज थे, वो काफी महंगे, एक तरह से आईपीओ भी आए थे। तो वो सब महंगे कंपनी परफॉर्म नहीं किए हैं। वो जो अंडर परफॉर्मर्स थे, जैसे ना बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, जो काफी अंडर परफॉर्म कर लिए थे, वो अच्छा किए। तो वो भी एक अच्छा, है ना, चीज है याद रखने को कि वैल्यूएशन काफी, है ना, महत्वपूर्ण होते हैं मार्केट में। दूसरा चीज जो देखने मिला कि भारत काफी अच्छा किया। तो भारत में ग्रोथ काफी अच्छा था, वो, है ना, रिलेटिवली मार्केट बहुत अच्छा किया है। यदि अपने देखे तो वैसे 4% ही ऊपर गया है मार्केट, पर जो अपने पूरे वर्ल्ड के मार्केट्स को देखे तो वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग मार्केट्स में भारत रहा है। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जहाँ पे ग्रोथ है वो, है ना, परफॉर्म करता है, चाहे स्टॉक हो चाहे कंट्री हो। तीसरा चीज जो देखने मिला वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेल इन्वेस्टर। तो यदि अपने देखे तो ये सिप है, सिप में अब, है ना, एक तरह से 11-12 हजार करोड़ हर महीना आने लग गया है। तो इसके कारण जो एफआई का काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी पहले, उसको थोड़ा सा लोकल, है ना, अब्सॉर्ब करने लग गया, रिटेल अब्सॉर्ब करने लग गया। और अपने देखे तो रिटेल काफी, है ना, मार्केट में स्टेबल रहा है, सिप एक तरह से आते जा रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर एक, है ना, 2022 में काफी देखने मिल गया अपने को। ये बात, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो एसआईपी वाला हिस्सा है ये काफ़ी स्ट्रांग और अच्छे से निकल के आया है। ये उस समय भी टेस्ट हुआ जब कोविड अपने चरम पे थे, ये उस समय भी टेस्ट हुआ जब कोविड से हम हटकर रिकवरी, रेवेंज रिकवरी वाले पाथ पे थे, तब भी हमको 13,000 करोड़ अब तो नंबर आ रहे हैं। और नहीं भूलना चाहिए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का नंबर बन जाता है अगर साल भर के कैलकुलेशंस को डाल दिया जाए। इतना तो एफआईज निकालते भी नहीं है अब मार्केट से, अगर निकालने पर आ भी जाए तो। ज्योति, ये बात आपकी पॉइंट बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है जो कि बाजार को क्वेश्चन दे रहा है। अब मैं थोड़ा एक ड्रॉप डाउन, एक नॉच और नीचे आता हूँ। ओवरऑल आप मार्केट ठीक कह रहे हैं, आप बेसिक्स फंडामेंटल मार्केट्स के ठीक बता रहे हैं। सेक्टोरियल चर्निंग के हिसाब से ये 2023 किसके लिए याद रखा जाएगा? ये मेटल्स की अच्छी वैल्यूएशन पे लोगों ने खरीद लिया इसलिए याद रखा जाएगा? ये फार्मा चल नहीं रहा 2023 के अंदर चल जाएगा इसलिए याद रखा जाएगा? आईटी की दिक्कतें कम होगी इसलिए याद रखा जाएगा? या फिर सदाबहार जो पिछले 1-1.5 साल से अच्छा मूवमेंट दे रहा है, दैट इज कॉल्ड इंफ्रा, उसके लिए साल जाना जाएगा? अ, तो हम लोग का एक थीम रहा है, और वो रहा है बाय लोकल सेल ग्लोबल, पिछले 18 महीनों से। तो उसमें है कि भाई जो भारत की सेक्टर्स है वो अच्छा करेगी, और जो, है ना, बाहर की सेक्टर्स है वहां पे स्लो डाउन आएगा, क्योंकि भारत अगले 4-5 साल में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहने वाला है वर्ल्ड में। अपना जीडीपी करीब 6.5-7, है ना, अगले 5 साल में एवरेज करना चाहिए, जो, है ना, फास्टेस्ट ही रहेगा। टॉप अपने 15-20 इकोनॉमी को लेवे तो एक तरह से फास्टेस्ट रहेगा। तो इसलिए ज्यादा सेक्टर जो, है ना, भारत के ग्रोथ से, है ना, प्रभावित होते हैं, जहाँ पे भारत के ग्रोथ का एडवांटेज मिलेगा, वो सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
तो हम लोग का एक थीम वही है कि ये एक तरह से 4-5 साल का थीम है, ये कोई ना 6 महीना 1 साल का थीम नहीं है। और उस थीम में 2-3 सेक्टर आ जाते हैं, जैसे है ना, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा क्योंकि कैपेक्स रिकवरी चालू हो जाएगी अगले 2-3 साल में, प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स भी आ जाएगा। दूसरा आता है कि भारत में सबके पर कैपिटा इनकम बढ़ते जाएगा, अगले 5 साल में पर कैपिटा इनकम करीब 50% बढ़ सकता है। तो उसके कारण कंज्यूमर को जो परचेजिंग पावर आएगा वो अच्छा रहेगा। तो ये 2 थीम है जो है ना सदाबहार एक तरह से रहेगा अगला 4-5 साल में, और वो 2023 में भी वो थीम देखने मिलेगा, 2022 में भी देखने मिला। थोड़ा हो सकता है, अब जैसे है ना बैंकिंग थीम खेले थे इस साल, अगले साल भी बैंकिंग अच्छा लगता है, पर जो इस साल रैली देखने को मिला जितना जोर से, वो सेम पेस पे रैली नहीं रहेगा, तो बैंकिंग आउट परफॉर्म करेगा, पर शायद थोड़ा कम आउट परफॉर्म करेगा। अभी एक जैसे आपने कहा कि अभी इस साल जो सेक्टर्स अंडर परफॉर्म किए उसमें ना थोड़ा आ सकता है कि अभी जैसे सॉफ्टवेयर है काफी अंडर परफॉर्म कर लिया इस साल। हो सकता है 2023 में अगले हाफ में, सेकंड हाफ में एक तरह से सॉफ्टवेयर है ना थोड़ा ठीक कर सकता है, एक पुल बैक आ सकता है, पर अभी भी ये सेक्टर थोड़ा महंगा लगता है, ऐसा सस्ता नहीं है। ये डिपेंड करता है कि यूएस में रिसेशन कितना जोर से रिसेशन आता है कि माइल्ड रिसेशन आता है, उस पर डिपेंड करेगा। पर थोड़ा सा एक टेक्निकली सॉफ्टवेयर में बाइंग एट डिप्स का बहना शायद प्राइस आ रहा है वहां पे। तो सॉफ्टवेयर भी एक, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मिक्स सेक्टर हो सकता है कि भाई जो इस साल सेक्टर अच्छे नहीं किए, जैसे एक तरह से सॉफ्टवेयर है, फार्मा है, वो अच्छा कर सकता है, पर शायद पिछले सेकंड हाफ में अच्छा करे 2023 में। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून ज्योति। क्योंकि हम जिस तरह से बड़े थीम्स की यहाँ बात कर रहे हैं कि 2023 में कौन सी बड़ी थीम्स होती हैं जो प्ले आउट कर सकती हैं। आई वाज रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जिसमें कुछ ट्रेंड्स निकल कर आए कि शायद जो मैक्रो ट्रेंड्स हैं वो अब चेंज होंगे। एक चीज तो बाजार ने बहुत क्लियरली देखी कि अगर आज पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी की जो कंपनियां बात करती हैं, जब वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगी तभी उसमें इन्वेस्टर लौटेंगे, चाहे आप बातें आगे के लिए कुछ भी कहें। क्या इससे जुड़े हुए और कोई बड़े मैक्रो ट्रेंड्स, क्योंकि हमने देखा इस साल में कई सारे स्पेसेस सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट के कारण ग्लोबल ओईएम मैन्युफैक्चरर्स हैं, वहां पर भी कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स कई स्पेसेस और सेक्टर्स ने झेले, तो वहां पर भी क्या ट्रेंड्स इमर्ज होकर आएंगे? तो देखिए 2-3 ट्रेंड्स है। एक तो जो देख चुके हैं वो है चाइना प्लस वन, उसमें ना अब ताइवान प्लस वन ऐड हो रहा है, और प्रॉब्ली यूरोप प्लस वन भी ऐड हो रहा है। तो ये थीम पिछले 3-4 साल में भी खेलने को मिल चुका है, और ये मेरे ख्याल से ये थीम कायम रहेगा, और शायद और बढ़ा भी आएगी इस थीम में। तो एक इस पे ज्यादा जिक्र नहीं करते क्योंकि एक तरह से लोग देख चुके हैं। दूसरा थीम जो है वो है सेक्टर जहां पे इस साल रॉ मटेरियल का प्रेशर बहुत था, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर बहुत था, तो इसलिए मार्जिन नीचे आ गए वो सेक्टर के। तो एक दो सेक्टर का जिक्र करें तो एक तरह से सीमेंट था। इस साल सीमेंट में काफी है ना कॉस्ट पुश आया था, काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, वो अब है ना प्राइसेस थोड़ा नीचे आना चालू हो गया, तो इसलिए उनको थोड़ा मार्जिन इंक्रीज मिल सकता है अगला साल, तो वहां प्ले आउट हो सकता है। दूसरा सेक्टर ऐसा है जहां पे ना जैसे गैस प्राइसेस या तेल के प्राइसेस काफी बढ़े थे, तो जैसे टाइल्स का सेक्टर है उसमें तेल के प्राइसेस काफी, गैस के प्राइसेस बढ़ चुके थे, अब वो है ना गैस प्राइसेस स्टेबल टू नीचे आ रहे हैं, तो इसलिए वापस से सेक्टरली वहां पे मार्जिन नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। तो ये एक दूसरा थीम देखने को मिलेगा 2023 में, और ये सेक्टर्स काफी अंडर परफॉर्म कर चुके हैं इस साल। तो जैसे जैसे मार्जिन नॉर्मलाइजेशन चालू होएगा ये सेक्टर में काफी बढ़त आ सकती है। तीसरा थीम जो देखने मिलेगा वो है कि भाई इन्फ्लेशन इस साल का थीम था, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इस साल का थीम था, अगले साल जो है ना बढ़त है प्राइसेस में वो थोड़ी धीमी हो जाएगी और कम होने लग जाएगी। ब्याज के भी जो है वो इस साल काफी बढ़े थे, अगले साल एक क्वार्टर में शायद बढ़त हो सकती है, पर उसके बाद हम लोग का अनुमान है कि ब्याज एक तरह से फ्लैटिश हो जाएंगे, चाहे फेड हो चाहे रिजर्व बैंक हो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस रुक जाएंगे। तो वो एक सेक्टर थीम प्ले आउट आएगा कि भाई इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस अब रुक गए, शायद अगला है ना कट हो जाएगा 6 महीना 8 महीना बाद, तो मार्केट है ना वो सेक्टर्स को भी खेल सकते हैं। तो ये 3 सेक्टर को ध्यान रखना है। ज्योति सर नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूं।
सर इस साल अगर जैसा कि आप बता भी रहे थे कि आईपीओ को लेकर थोड़ी सी निराशा हुई है, दूसरी तरफ हमने देखा है कि जो फिनटेक वाली कंपनियां हैं वहां पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। तो जो न्यू एज जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जहां पर लोगों को उम्मीदें ज़्यादा थी, चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हुई थी, लेकिन स्टॉक 50-50%, 80-80, 90% टूट गए हैं। तो दुविधा है लोगों के मन में। एक तो ये है कि जिनके पास है वो सोच रहे हैं कि क्या अब शायद ये करेक्शन रुक जाएगा, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। दूसरे वो भी लोग हैं जो शायद वैल्यू देख रहे हैं लोअर लेवल्स पर। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं और 2023 इन कंपनीज के लिए आपको कैसा लग रहा है? तो देखिए इसमें क्या है कि थोड़े कंपनीज विनर्स आएंगे इसमें से, और जो विनर्स आएंगे वो 3-4 साल का जर्नी है, 3-4 साल में ये विनर्स रहेंगे और पूरे कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। पर हम लोग का अनुमान है कि भाई अभी भी कोई जल्दी नहीं है सब सेक्टर लेने को, क्योंकि कोई सस्ते नहीं है ये कंपनीज अभी भी। 2-3 साल और कैश बर्न आएंगे इनको, अभी अगले 2 साल में प्रॉफिटेबिलिटी का सोचना पड़ेगा। अभी तक क्या माहौल बहुत अच्छा था तो लॉस होते जा रहा था और लॉस का फंडिंग होते जा रहा था। यदि माहौल थोड़ा सा ना बिगड़ जावे तो लॉस का फंडिंग नहीं होएगा, तो इनको इसलिए वो जो कैश बर्न बोलते हैं, कैश बर्न रोकना पड़ेगा इनको। तो इसीलिए ये पूरा प्ले आउट होए उसके बाद ये ना कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके फायदा है, क्योंकि आज के दिन काफी ये ना कंपनीज मिल रही है जहाँ पे अर्निंग्स की विजिबिलिटी है और काफी सस्ते भी है। तो है ना इतना रिस्क क्यों लेवे, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको अभी भी। ओके ठीक है ज्योति सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। अब आपसे नए साल में मुलाकात होगी और अच्छी नोट पे मुलाकात होगी, उम्मीद तो करते हैं पक्का। और आपको और आपकी पूरी टीम को, आपके परिवार को नए साल की हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।